हैलो अल्केन, हैलो एरीन, उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, chemical properties means what type of reactions they shows, and their different method of preparations. So firstly बात यह है कि हैलो अल्केन और हैलो एरीन में क्या फ़र्क है। एंड हैलो अल्केन की अगर हम बात करें हैलो अल्केन का मतलब हुआ when halogen will be bonded to एन मतलब sp3 hybridized कार्बन, और वो जो हैलो अल्केन है वो ऐसा हो सकता है कि वो CH3Cl हो, मतलब वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिससे वो बॉन्डेड है। ये भी हैलोजन जिससे बॉन्डेड है, ये कार्बन भी sp3 है, बट इस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एलाइल, इसको हम कहते हैं एल्काइल। एलाइल का मतलब हुआ कि जिसके अल्फा कार्बन पर हैलोजन हो और वहाँ पर डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह से जिस भी कार्बन से जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी उसको हम कह रहे हैं कि ये हैलो अल्केन है। वो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कोई भी हो सकता है। हम इसको भी कहेंगे कि ये भी हैलो अल्केन ही है। क्योंकि यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी हैलो अल्केन ही है। और अगर इसके दो H के साथ जाने से Cl आ जाए तो हम इसको कहते हैं, पहले वाले को बेंजाइल, दूसरे वाले को हम कहते हैं बेंजल, और तीसरे वाले को हम कहने वाले हैं बेंजो। बेशक यहाँ बेंजीन रिंग अटैच्ड है, पर फिर भी इन हैलोजन्स को हम हैलो अल्केन ही कहने वाले हैं, क्योंकि ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो भी जुड़े हुए होंगे उन सब को हम हैलो अल्केन कहेंगे। वो चाहे यहाँ है, वो चाहे यहाँ है, वो चाहे यहाँ है। So this is called बेंजाइल, आगे कहीं आएगा बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड बेंजल, एंड
This is called benzo. So बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड का मतलब हुआ जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक हैलोजन जुड़ा है, वो बेंजाइल है। जिसमें 2 हैलोजन जुड़े हैं वो बेंजल है, और जिसमें 3 जुड़े हैं वो बेंजो है, मे बी बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये वो कैटेगरी ऑफ हैलोजन है, ध्यान से समझिएगा, आगे सब कुछ इसी के बेस्ड होना है। ये वो कैटेगरी ऑफ हैलोजन है जहां हैलोजन कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो कर सकता। अगर यहां पर हैलोजन का कोई इफेक्ट है तो वो इफेक्ट सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, और वो इसलिए क्योंकि वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। यस और नो? पर अगर दूसरी कैटेगरी में हम ये कहें कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हम साफ कहेंगे कि ये बेंजीन मतलब एरीन, एरीन मतलब एरीन के साथ हैलोजन जुड़ा है, इसलिए हमने कहा दिस इज हेलोएरीन। और हेलोएरीन में जो Cl है उसका इफेक्ट ना कि सिर्फ -I होगा, बल्कि उसका इफेक्ट +R भी होगा। हालांकि हमें पता है कि इट शोज डोमिनेटिंग -I/+R। इसका मतलब साफ हो गया कि जब यहां हैलोजन +R इफेक्ट शो करता है तो हमें देखना है कि यहां जो हैलोजन है उसका और कार्बन का बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेता है भाई, और डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करके वो Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो CCl बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, जिससे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए इस CCl बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस तरह के हैलोजन को हम इनर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ CCl बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के हैलोजन्स को हम कहते हैं कि भाई ये इनर्ट हैलोजन है। जबकि जो ये आपने हैलोजन्स देखे इसमें Cl का CCl बॉन्ड लेंथ कैसी है? लंबी है। CCl बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। CCl बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है का मतलब साफ हो गया कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए इस CCl बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस कैटेगरी ऑफ हैलोजन को हम जहां लेवाइल कहते हैं, उस कैटेगरी ऑफ हैलोजन को हम इनर्ट हैलोजन कहते हैं, क्योंकि उसमें हैलोजन्स स्ट्रांगली बॉन्डेड है। क्लियर हो गया या नहीं? सो इस कैटेगरी ऑफ हैलोजन का ही आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनर्ट कौन है और लेबाइल कौन है। जरूरी नहीं है कि भाई यहां हैलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। तो अगर कोई विनाइलिक कार्बन से भी हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये भी इनर्ट हैलोजन है, क्योंकि यहाँ भी Cl का इफेक्ट -I के साथ
प्लस आर भी होगा। और अगर माइनस आई के साथ प्लस आर हुआ तो इसके सीसीएल बॉन्ड को क्लीव करना भी मुश्किल होगा। तो समझ लो कि इस तरह का जो हैलोजन है दैट ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इनर्ट हैलोजन। क्यों? क्योंकि भाई जो साथ वाली कार्बन है वो sp2 है, साथ वाली जो कार्बन है वो sp2 है, साथ वाली जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। यस और नो? इट मीन्स जो विनाइल हैलाइड है और जो हेलो एरीन है दे बोथ आर इनर्ट हैलोजन्स। एक और कैटेगरी ऑफ हैलोजन इसके अंदर हम आगे जाके करेंगे, अभी तो सिर्फ उसको हम लिखेंगे क्योंकि हमने ये अभी किया नहीं है। और उस हैलोजन का नाम होगा आयनिक हैलोजन। ऐसा जिसमें हैलोजन आयन फॉर्म में हो। सो दिस इज द कैटेगरी दैट इज आयनिक हैलोजन एंड इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो आयनिक हैलोजन्स हैं वो आयनिक हैलोजन्स वो लेवाइल कैटेगरी में, लेवाइल से भी ज्यादा मीन्स ये अलग कैटेगरी है, इसको आप उसके अंडर ना लें। दिस कैटेगरी इज आयनिक हैलोजन्स। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हम तीन तरह के हैलोजन्स पढ़ने वाले हैं। वन इज लेबाइल, वन इज इनर्ट एंड वन इज आयनिक हैलोजन्स। सो सबसे पहला हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उन सारों की बातें करेंगे। उसके बाद हम बातें करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन की, कि उन हैलो एल्केन, हैलो एरीन और आयनिक हैलोजन्स को बनाना कैसे कैसे है। सो सबसे पहली बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। उसमें हम ये लिखने वाले हैं कि हैलो एल्केन या हैलो एरीन में कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, बट जो हम लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम आ जाएंगे। और वो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स, नो डाउट दे आर पोलर। The main force they having is van der Waal force। तो उस van der Waal फोर्स में हमें पता है दैट van der Waal फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, और जितने भी हमारे आंसर्स होंगे ये उसी के बेस्ड होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। The following क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। Arrange in the decreasing order of
dipole moment and boiling point. तो हमने पहले भी कहा था कि देखिए भाई, कहीं भी अगर फ्लोरीन 2p के साथ होता है तो वो उतना माइनस आई नहीं शो कर सकता जितना उसे शो करना चाहिए. इसलिए एक्सेप्शनली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी this is the decreasing order of dipole moment. So CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होगा. और पर आपने एक बात कही कि ठीक है, उनके अंदर डाइपोल जरूर है बट द वैल्यू ऑफ डाइपोल इज नॉट वेरी हाई. इसका मतलब अभी अभी लिखा आपने दैट द मेन फोर्स दे हैविंग इज van der Waals force, and van der Waals force depend upon surface area. So this is the no doubt decreasing order of mu, that is dipole moment, but this cannot be the decreasing order of boiling point. As we said that they having van der Waals force, and van der Waals force depends upon surface area. So if we see about boiling point, it will be more for the one, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम तो है नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ मेन फोर्स van der Waals force होगी, and van der Waals force depends upon surface area. So CH3I will be having more stronger van der Waals force than CH3Br, who will be having more stronger than CH3Cl, and CH3Cl will have more stronger than CH3F. So I should say this is the decreasing order of boiling point as decided by the strong van der Waals force. Next question you start doing. So if we see the dipole moment in the next question, the dipole moment will be highest for CH3Cl, because in other cases, as we all know, that dipole moment is a vector quantity. So in other cases the magnitude may be opposing each other. Yes or no? It means this is the decreasing order of boiling point. In first case, here if we see the decreasing order of dipole moment, I should say this should have the highest dipole moment, followed by CH3, CH2, Cl2, followed by chloroform, followed by CCl4. This clearly means that when chloroform having 3 Cl, at least 2 Cl, they will be opposing, and hence the decreasing order of dipole moment की वैल्यू तो यही आएगी भाई. डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये आएगी, तो जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग की वैल्यू भी यही आए, क्योंकि मेन फोर्स हियर इज van der Waals force and not the dipole interaction. So I should say this is the decreasing order of dipole moment. But
Along with dipole moment, if we are looking for the boiling point, I should say that the boiling point will be highest for CCl4. Yes or no? So this is the decreasing order of dipole moment. तो अगर ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो भाई वान डेर वाल फोर्स डिसाइड करेगी, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा CCl4 सबसे ज़्यादा, CHCl3 उसके बाद, CH2Cl2 उसके बाद, and thereafter it will be CH3Cl. Yes or no? And from here, this is the decreasing order of boiling point. ठीक हो गया. नेक्स्ट चलिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, एटॉमिक ऑर्बिटल 4, लोन पेयर, जीरो ज्योमेट्री, रेगुलर, tetrahedral, side atoms all same, so dipole moment is 0. But as we will move from here to there, the magnitude of van der Waals force will increase, so I should say CF4 will have the least boiling point. Then is CCl4, then is CBr4, then is CI4. Yes or no? So this is the increasing order of van der Waals force, and hence is the increasing order of boiling point. Next, जितना स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि van der Waals फोर्स उतनी ज़्यादा होगी. चौथे क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट CH3, CH2I, CH3, CH2Br, CH3, CH2Cl, and CH3, CH2F. So we should clearly mention that the main force is van der Waals force, and van der Waals force depends upon surface area, and hence the decreasing order of boiling point will be this, as this is the decreasing order of the magnitude of van der Waals force. Yes or no? Next is arrange in the decreasing order of boiling point. And the question is neopentyl bromide. Neo means neo is where there is quaternary carbon. This is neopentyl bromide. एक कार्बन बीच में है, चार साइड में है. Then is
Then is this, that is 1 bromo 3 methyl butane, and the next is 1 bromo pentane. And the next is 1 2 3 और 2 5, नॉर्मल पेंटाइल बोला, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड इज दिस. तो भाई जिसका जो है सरफेस एरिया बड़ा होगा, ब्रांचिंग कम होगी, उसी की ही वॉन्डरवॉल फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि उसी का ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. It means I should say simply that increasing order of boiling point will be नॉर्मल जो होगा दैट इज स्ट्रेट चेन, उसका ज़्यादा होने वाला है, और जो ब्रांच चेन होगा उसका कम होने वाला है. द आंसर lies in the same reason that it is due to van der Waals force, which is more for the straight chain hydrocarbons. क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा कि आप बताएं, एक क्लोरोबेंजीन है, दूसरा ब्रोमोबेंजीन है, तीसरा आइडोबेंजीन है. अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals force and hence in the increasing order of the boiling point. If this is Cl, this is bromobenzene, this is fluorobenzene, and this is आइडोबेंजीन. अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा 4 का ही होने वाला है. सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड van der Waals force will be 4, 2, 1, 3, as it depends upon surface area. क्लियर हो गया या नहीं? अब हमें बोला गया कि अरेंज इन द decreasing order of dipole moment. Ortho dichlorobenzene, para dichlorobenzene, देखो भाई, ऑर्थो का मतलब हुआ ये, मेटा का मतलब हुआ 1,3,
और पैरा का मतलब हुआ 1/4। तो अगर हम ऑर्थो वाले को देखें, हमें पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ that it depends both on magnitude as well as direction। जहां से क्लियर हो गया कि सिर्फ आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं देखनी है, ये भी देखना है कि उसके मैग्नीट्यूड को कोई ओपोज तो नहीं कर रहा है। आपने क्वालिटी नहीं क्वांटिटेटिव भी देखना है। इसलिए हम जब डाइपोल मोमेंट करते थे, वी यूज्ड टू फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा। और ये जो cos थीटा है, cos 90 is 0 and above 90 the cos values are negative। से बड़ा क्लियर हो गया कि अगर ये cos बढ़ा तो ये साइन माइनस हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट घट जाएगा। इसलिए हमने पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो थोड़ा हटके था। वो क्वेश्चन था कि जो ये CL है, इसकी डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड और डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल में से कौन सा ज्यादा होगा। थ्योरेटिकल का मतलब हुआ जैसा हम सोच रहे हैं, ऑब्जर्व्ड मीन जैसा एक्चुअली में हुआ यूं कि हम लोगों को पता है कि इन तीनों में Cl और Cl के बीच में सबसे छोटा बॉन्ड यही है। जैसे आप उस ऑर्थो से मेटा की तरफ जाओगे, वो जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ रहा है, और आप पैरा की तरफ गए तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड्स अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। का मतलब साफ हो गया कि डाइपोल मोमेंट 0 है। यहां हम देखें तो होता यूं है कि ये Cl बड़े बड़े ग्रुप होने की वजह से आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं, रिपल्शन शुरू कर देते हैं, और रिपल्शन के होने से बॉन्ड एंगल जितना एक्चुअली में लिया, रियलिटी में बॉन्ड एंगल उससे ज्यादा है, और अगर उससे ज्यादा है बॉन्ड एंगल तो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड कम हो गया। इसी डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल का कंपैरिजन अगर आपको किसी ने ऑर्थोफ्लोरोफिनोल में कर दिया तो आप निश्चिंत होकर कह दें कि देखो भाई, इसकी वैल्यू जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो थ्योरेटिकल से ज्यादा होगी, क्योंकि इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एंगल जितना आना चाहिए, जितना लिया गया, जब ऑब्जर्व किया गया तो एंगल उससे कम था। मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल से ज्यादा थी।
वही चीज अब हम लोगों को ऑर्थोजाइलीन में पूछ दी गई, तो हमने कहा भाई मिथाइल ग्रुप तो छोटा ग्रुप होता है, इसमें लड़ने की क्या बात है। इसलिए हमने वहां कह दिया कि भाई जो उसने थ्योरेटिकली बॉन्ड एंगल लिया होगा वही सही है। तो हमें कई बार पूछने को आता है कि ये बताओ कि भाई किसमें डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड वही होगा जो डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल है। तो हमने कह दिया कि भाई इसमें ऐसा होगा। अगर हम ऑर्थो पैरा मेटा की बात करें, नो डाउट हम ये कहने में अब समर्थ हैं कि ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, और डाइपोल मोमेंट जहाँ काम आता है वो चीज़ होती है बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए अगर इन तीनों में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम बात करें तो हमने कह दिया कि जो डाइपोल मोमेंट है उसके लिए हम बोलने वाले हैं कि भाई जो ऑर्थो है उसका डाइपोल मोमेंट जी, ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट मेटा से ज़्यादा है और मेटा का डाइपोल मोमेंट पैरा से ज़्यादा है, क्योंकि पैरा का डाइपोल मोमेंट 0 है। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज दिस। ये आ गई डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज। अब आप इसको जो है बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर लिखो, मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर लिखो। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं पोलैरिटी की ज़्यादा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, पर पैरा की सिमेट्री सबसे ज़्यादा है। बेशक पैरा का डाइपोल मोमेंट कम है मेटा से, फिर भी मेटा का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पैरा से भी कम है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और अगर कहीं हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो सिमेट्री की बात कर रहे होंगे, और सिमेट्री सबसे ज़्यादा पैरा में है। इसलिए अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, पर ऑर्थो की पोलैरिटी मेटा से ज़्यादा होगी। इसलिए अगर हम देखें तो वो मेटा ना कि बॉइलिंग में सबसे नीचे है, बल्कि मेटा मेल्टिंग में भी सबसे नीचे ही होगा। इसलिए अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो पैरा का सबसे ज़्यादा है, पर मेटा का सबसे कम है। तो सिर्फ डिफरेंस यहां और यहां ही हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहां लिख दें कि इस केस में म्यू ऑब्जर्व्ड इज लेस देन म्यू थ्योरेटिकल। आर यू गेटिंग और नॉट? अब बात आती है अगले पैरामीटर, और उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। So when mass is more, mass per unit volume is more, and when mass per unit volume is more, density is more. So if you are being asked that arrange in the decreasing order of density, I should say Ci4 will have more density than CBr4, who will have more density than CCl4, who will have more density than CF4.
अगर डेंसिटी की बात हो रही है तो मुझे कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है कि आइडोबेंजीन की डेंसिटी ब्रोमोबेंजीन से ज़्यादा होगी और उसकी डेंसिटी क्लोरो से ज़्यादा होगी और उसकी फ्लोरो से ज़्यादा होगी. मोर mass per unit volume, more is the density. So this is the decreasing order of density. तो हमने कह दिया कि भाई जितना मास ज़्यादा होगा, जितनी वॉन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. यस और नो? तो अगर हम देखें तो फिज़िकल पैरामीटर्स, फिज़िकल कंडीशंस, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट, चाहे वो वॉन डर वाल फोर्स, and the last physical property we are left with is solubility. अगर आप solubility की बात करें, क्योंकि उनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत कम है, सो हेलो एल्केन्स आर और हेलो एरीन्स आर वाटर इनसॉल्यूबल. They are water insoluble. वाटर इनसॉल्यूबल क्यों है? क्योंकि डाइपोल मोमेंट बहुत कम है और जो मेन फोर्स है वो वॉन डर वाल फोर्स है. सो दे आर water insoluble. That's why haloalkane, when will be formed in water, it will result in turbidity. और वो टर्बिडिटी सबसे ज्यादा उसमें होगी जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन सबसे हाईएस्ट होगा. इसलिए वो टर्बिडिटी टर्शरी में सबसे जल्दी अपीयर होगी, सेकेंडरी में थोड़ा धीरे अपीयर होगी और प्राइमरी में बहुत लेट अपीयर होगी. दैट इज कि अगर आप टर्बिडिटी की बात कर रहे हो तो दिस विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी. तो इस तरीके से हम अगर फिजिकल पैरामीटर्स की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो यही हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसलिए अब हम पहुंच जाते हैं द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. सबसे पहला इज हैलोजनेशन ऑफ alkane. हैलोजनेशन ऑफ एल्केन का मतलब हुआ कि भाई आपने एल्केन को हैलोजनेट करना है, और अगर आपने एल्केन को हैलोजनेट किया तो हैलोजन्स हम सब लोगों को पता है कि हैलोजन्स कौन है. एंड द डिक्रीजिंग रेट ऑफ हैलोजनेशन विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। यहां दो बातें बड़ी क्लियर करेंगे हम। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हैलोजनेशन। इसलिए आप समझें, क्या समझें, ये समझें कि हम कभी भी फ्लोरिनेशन डायरेक्टली नहीं करते, हम कभी भी आयोडीनेशन डायरेक्टली नहीं करते, पर रीजन दोनों के अलग अलग हैं। क्यों फ्लोरिनेशन डायरेक्टली नहीं करते, क्यों आयोडीनेशन डायरेक्टली नहीं करते, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैसा क्या है, कैसा हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहला क्लोरिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम होगी। सो इट इज क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। This reaction is an example of free radical substitution reaction. This reaction is an example of free radical substitution reaction. As we did in +1, that the alkanes, they are called paraffins. The alkanes, they are called paraffins, means they are very less reactive. The reason being is that they all having sigma bond, and the only possibility is substitute, not add. So they undergo free radical substitution reaction. And thus we did over there that the chlorination will occur in presence of sunlight. लाइट मतलब लाला कहते थे हम, कि वो लाला वो है जो दोनों को बराबर बराबर तोलेगा। Hence the nature of reaction is free radical substitution reaction. जहां से H रेडिकल गया तो Cl रेडिकल गया। स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, जहां रेडिकल बनते हैं। फिर होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जब वो प्रोपेगेट करता है। और लास्ट में होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जब उसकी चेन खत्म होती है। इस रिएक्शन को इस लेवल पर रोकना मुश्किल है। इसलिए जब इसने CH3Cl बना दिया, फिर से क्लोरिनेशन हुई, लाइट की प्रेजेंस में HCl निकल गया और उसने बना दिया CH2Cl2। उसके बाद CH2Cl2 बनाने के बाद फिर से वहाँ, क्योंकि उस रिएक्शन को रोकना इतना आसान नहीं है, फिर से क्लोरीन के साथ HCl निकल गया और बन गया CHCl3। पर अभी भी उसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। आपने फिर से क्लोरीनेशन की, लाइट की प्रेजेंस में HCl निकल गया और आपके पास बन गया CCl4। तो पहली बात जो इस रिएक्शन के बारे में है, दैट दिस रिएक्शन इज not a suitable method to prepare haloalkane, because we get mixture of so many haloalkanes whose properties are almost same. To distinguish them is very difficult. Hence we should say this is not suitable method. Why? Because we get mixture.
क्लियर हो गया? अब क्या हुआ कि आपके पास इतने प्रोडक्ट्स बन गए। एक प्रोडक्ट आपके पास बना क्लोरोमीथेन, फिर बना डाई क्लोरोमीथेन, फिर बना ट्राई क्लोरोमीथेन, और मोस्ट पॉपुलरली कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। दिस इज व्हाट इज क्लोरोफॉर्म। And chloroform was used in anesthesia. Chloroform was used in anesthesia, not right now use. आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. This chloroform on oxidation form phosgene gas, and that phosgene, if we say phosgene is hardly seems to be poisonous, but if we say dichlorocarbon monoxide, then it is definitely poisonous. This CCl4, this is the one who is commercially called pyrene, and is used as fire extinguisher. जितना हैलोजन ज्यादा होंगे उतनी नॉन इनफ्लेमेबल क्वालिटी होगी. नॉन इनफ्लेमेबल क्वालिटी. This arrow represent the decreasing order of inflammable nature. इनफ्लेमेबल उतना ज्यादा होगा जितना हाइड्रोकार्बन ज्यादा होगा. जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन घटता रहेगा इनफ्लेमेबल नेचर घटता रहेगा. इसलिए हमने कहा कि CCl4 is least inflammable, or I should say this is the increasing order of boiling point. Yes, no? This is the increasing order of, if this was non-inflammable nature, so this is inflammable nature. So this is the decreasing order of non-inflammable nature, or this is the increasing order of flammable nature. Shabash. This is the increasing order of inflammable non, and this is the decreasing order of inflammable nature. Yes or no? And this is the reason that why CCl4 under the name pyrene is used as fire extinguisher, because CCl4 is highly non-inflammable. Yes or no? So this is, और अगर मैं डाइपोलमेंट की बात करूं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं. तो हमने कह दिया ये मेथड तो है पर बढ़िया मेथड नहीं है भाई. फ्लोरिनेशन क्यों डायरेक्ट नहीं की? Why not direct fluorination? Why not direct iodination?
में हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वाई नॉट डायरेक्ट आयोडीनेशन, वाई वी डोंट डू डायरेक्ट आयोडीनेशन, वाई वी डोंट डू डायरेक्ट iodination. We have said that we should never do the direct fluorination and iodination. So the first thing is, क्यों ना करें डायरेक्ट आयोडीनेशन? अगर हम ध्यान से देखें तो हम CH4 और आयोडीन डाला हमने, तो अगर हम देखें तो CH3I तो बनेगा, बट जो HI बनेगा वो उस रिएक्शन को वापस लाएगा, जिससे प्रोडक्ट की यील्ड घट जाएगी और आयोडो एल्केन की यील्ड कम हो जाएगी और वापस रिएक्शन हो जाएगी। इसके पीछे हमने रीजन देखा कि भाई ये रिएक्शन जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई ये रिवर्सिबल है क्यों, ऐसा क्या है? उसके लिए हमने देखा कि भाई अगर हम उन हैलोजन एसिड को देखें तो ये रहा HF, उन हैलोजन एसिड को देखें तो ये रहा HCl, को देखें तो ये रहा HBr, को देखें तो ये रहा HI। इसलिए हम ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे कि जितना हम नीचे जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती जा रही है और एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है। तो ये आगे के लिए भी हमें ध्यान में रखना है कि नीचे जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है कि H को देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और H को देने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलने का मतलब है कि डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो। सो दिस HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो HF अगर हम देखें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो F2 में जाने में बड़ी आनाकानी करेगा, इसलिए हमने उसका एरो थोड़ा छोटा बनाया। अगर हम HCl की बात करें तो HCl Cl2 में उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, और अगर हम बात करें Br की तो वो तो फटाफट से ब्रोमीन में कन्वर्ट होना चाहता है, इसलिए कि ये सारे के सारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, -1 से 0 जा रहे हैं, -1 से 0 जा रहे हैं। तो -1 से 0 जाने का मतलब हुआ कि क्या एक्ट कर रहे हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट। भला कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों एक्ट करेगा? इसका मतलब हुआ अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं तो HI सबसे टॉप में है, फिर HBr है, फिर HCl है, और फिर है HF। इसका मतलब हुआ दिस इज द decreasing order of acidic strength, this is the
decreasing order of reducing character, and this is why the reaction is reversible, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है. कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और इसी की वजह से वो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हुई. हम क्या चाहते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को वापस ना जाने दिया जाए. ली शैटलियर प्रिंसिपल. If you will remove more of the product, more of it will be formed. आप चाहते हैं कि CH3I का अमाउंट बढ़ाया जाए, तो आप HI को हटा दो ना. HI कौन है? इस रिड्यूसिंग एजेंट. हमने क्या कहा कि अगर आप इस रिएक्शन में चाहते हैं कि ये रिएक्शन वापस ना आए, तो आप इसके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस HI को पीछे नहीं आने देगा. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चाहता है कि उसकी क्या हो? रिडक्शन. और HI चाहता है कि उसकी हो ऑक्सीडेशन. तो ये तो बड़ी अच्छे से रिडॉक्स रिएक्शन हो गई. और HI और HiO3 ने बना दिया I2 और साथ में बन गया H2O. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 3 2s are 6, और अगर 3O है, H6 है, तो ये 6 का मतलब हुआ कि 5HI 5HI हो गया. 5HI 5H and 1H6 3O, and it will be 3I2. तो उस HI को जो वापस आना चाहिए था आयोडीन बनाने के लिए, आपने उसके लिए उसमें HiO3 डाल दिया, जो कौन है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आप उसी में HNO3 डाल दो, वो भी तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो so we should say that iodination should always be done in presence of oxidizing agent, ताकि उस रिएक्शन को वापस ना आने दिया जाए. अब आप अगर ध्यान से देखें यहां, तो यहां I is -1, but here I is 0. It means this HI is acting as a reducing agent. And here this HI is in +5. And this I is in 0. So it is coming from +5 to 0. So this reaction in forward direction is, if you can name it, this reaction in backward direction is disproportionation reaction, and in forward direction this is comproportionation reaction. This is in this undergoing comproportionation in forward, whereas in backward this will be a disproportionation reaction. So it is due to comproportionation reaction that डिस्प्रपोर्शनेशन तो पीछे को हो रहा है, पर हमें तो आगे को करना है भाई. तो हमें कहना चाहिए कि दिस इज ड्यू टू comproportionation occurring with HI, that the reaction, or we get good yield of CH3I. एक बात तो क्लियर हो गई कि आयोडीनेशन क्यों डायरेक्टली नहीं करनी है.
अब बात आई कि भाई फ्लोरिनेशन क्यों डायरेक्टली नहीं करनी है। हमने अभी अभी बात कही कि जो फ्लोरीन है वो साइज में छोटा है, वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, इसलिए अगर हम हैलोजनेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अगर हम इसको देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यह है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट दिस फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। This is highly exothermic reaction, so is beyond control. Highly exothermic है, कंट्रोल में नहीं है, सुन लिया। इसलिए फ्लोरिनेशन को अगर आप करोगे, फ्लोरिनेशन से देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट अराउंड 440 किलो जूल, और सीसी बॉन्ड क्लीवेज के लिए एनर्जी चाहिए होती है कोई 360 के आसपास। इसका मतलब अगर आपने किसी हाइड्रोकार्बन की फ्लोरिनेशन की तो ये सीसी बॉन्ड को भी तोड़ देगा। इसलिए कई बार फ्लोरिनेशन के लिए इस फ्लोरीन को इनर्ट नाइट्रोजन वगैरह में मिक्स करके यूज करते हैं, बट द अल्टरनेट वे इज दैट वी कैन प्रिपेयर fluoroalkane indirectly by the use of antimony trifluoride, arsenic trifluoride, silver fluoride, or we can use mercurous fluoride, with whom here I am showing the reaction. These although are metal fluoride, but their rate of reaction is under control. So in all these processes we will be getting fluoroalkane and the exothermic reaction of exothermic nature of fluorine can be countered by using these reagents, so that we get CS3, CS2F, and this reaction is called Schwarz reaction. So Schwarz reaction is used for indirect preparation of fluoroalkanes. Hg2F2, mercurous fluoride. So this is we're talking about something over here. अभी अभी इसका आंसर हमें मिल गया कि भाई आप अगर हैलोजन एसिड ले रहे हो तो यहां पे हैलोजन एसिड इज एक्टिंग एसिड,
And the decreasing order of acidic strength is HI, HBr, HCl and HF. Am I right? Means thereby that the reaction with HI will be fastest. A reaction with HF will be at a very slow rate. So reaction with HCl is neither very fast nor very slow. So the halogen acid which is preferred in this reaction is HCl. What is the general mechanism of the reaction is? We having ROH, we having halogen acid. As we said right now that which halogen acid should be used. This halogen acid will be giving H positive plus X negative. This H positive being Lewis acid, being electrophile, being electron deficient, attack over the Lewis base, the alcohols. And when it attacks the alcohol, oxygen get the positive charge. That is, this is a very unstable state. When an electronegative atom is getting the positive charge, and to avoid this bond will shift here. When this bond will shift here, you will be getting water. And along with water, you will be getting R positive. And you don't know who this R positive is. But we know this much, that if this R positive will be tertiary, its formation will be faster. Tertiary carbocation is more stable. If it will be secondary, its rate will be less. And if it will be primary, its rate of formation will be least. This means the decreasing order of reactivity of the alcohol towards this reaction will be 3, 2, 1. And this R positive carbocation, if this carbocation will be able to rearrange itself, we will say that either will be able to rearrange itself or will be highly stable. We will say that with the tertiary or with the rearrangement, the nature of reaction will be SN1. मैंने कह दिया कि हमने सब कुछ कर दिया है. बस अब अप्लाई करना है. तो अगर भाई वहां कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर जो है SN1 के चांसेस बनते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ओबियस सी बात है कि SN2 होगा. एम आई राइट? सो कहना चाहिए कि जो ये प्राइमरी प्राइमरी होंगे, जो रीअरेंज भी नहीं कर पाएंगे, दे विल बी गिविंग राइज टू SN2 reaction. It means this reaction is either SN1 or is SN2. कब SN1 हमने पढ़ दिया, पहले का पढ़ा हुआ है, और कब SN2, तो हर रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि SN1 होना है या SN2 होना है. Make mechanism and what type of the reaction this will be.
मेक मैकेनिज्म। अभी तक हम इतना कुछ कर चुके हैं कि हम इसकी शक्ल देख के बता पा रहे हैं भाई इसका तो जो है SN1 मैकेनिज्म होना है। मुझे पता है आप नहीं बता पा रहे हैं, पर मैं तो बता पा रहा हूं, और मेरा बताना आपसे ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ ये तो भाई SN1 रिएक्शन है, और साथ में कौन बन गया? वाटर। इसका मतलब इसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, और अगर वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो रेट फास्ट होगा, इसलिए टर्बिडिटी जल्दी आएगी। अगर वो सेकेंडरी है तो फिर स्लो होगा, और प्राइमरी है तो बहुत ही स्लो होगा। यस और नो? सो दिस इज what we mean by Group's process and its applications, के किस तरह से ये हमारी हेल्प करेगा। पर प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम एक ऐसा अल्कोहल लेते हैं जो हमें कोई भी स्टेबल कार्बोकटायन नहीं देता। इसलिए उस केस में हम बाहर से एक रिएजेंट यूज करते हैं, एंड दैट इज लुईस एसिड will be used preferably in primary and secondary alcohol, because tertiary the cleavage will be fast. But now the question is, not the question, but very important question is, what role does this ZnCl2 play? ये ZnCl2 का रोल क्या है और कैसा है बताएं। हमने कहा रोल ऑफ ZnCl2 is here. A role played by ZnCl2. ZnCl2 is Lewis acid. And the alcohols, they having lone pair, so they are Lewis bases. So I am particularly explaining this in case of primary and secondary alcohol only, where we need this. So this alcohol is primary or secondary. What happened? This ZnCl2 attacked. क्यों? क्योंकि भाई ये तो सॉलिड था, तो ये तो लुईस एसिड था। जब ये लुईस एसिड था तो इस ZnCl2 ने क्या किया? इस ZnCl2 ने अटैक कर दिया लोन पेयर को। हमें पता है जब एक लुईस एसिड एक लुईस बेस से मिलता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मुंडी लुईस एसिड की तरफ होती है, और जब वो मुंडी टूट जाती है तो उस लुईस एसिड के ऊपर नेगेटिव, तो जहां से वो बॉन्ड बनाया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कैसा लगा होगा इस ऑक्सीजन को जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा? ऑक्सीजन तड़फ रही है किसी तरह से मेरी ट्राइवैलेंसी को खत्म करें। जहां पहले उस H पॉजिटिव को वो आनाकानी कर रही थी, तो अब तो बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। R पॉजिटिव ZnCl2 के साथ ही कौन है जी? OH है, और जिंक की वैलेंसी इस टाइम कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हुआ इस R पॉजिटिव के ऊपर आराम से Cl नेगेटिव अटैक कर देगा, और ये RCl बन जाएगा, पर उस एसिड का H पॉजिटिव, यस और नो, प्लस ये ZnCl2 कौन है? ZnCl2 एक
लुइस एसेट था जो हेल्प करने आया था, जिसकी बैलेंसिंग कितनी हो गई है 3, और वो क्या चाहता है, भाई मैं तो कैटालिस्ट हूं। कैटालिस्ट कौन होता है, जो काम करे और साइड में हो जाए। सुन लिया, जो बिचौला हो, रिश्ता करे और साइड में हो जाए, ये नहीं कि अपना ही रिश्ता करने चल दिए। का मतलब साफ हो गया कि जब ऐसा हुआ, इस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं है। ZnCl2 रीजनरेट हो गया, जो अब दोबारा यूज हो सकता है, और आपके पास बन गया H2O। सो दिस इज द मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बातें कुछ रहेंगी, वो रहेगा किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।